एंटिटीज के बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट हम्म। भी अब दिलचस्पी ले रही है। जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस साइन किया है कि लाइसेंस दिए जाएंगे क्रिप्टो एंटिटीज को रेगुलेट करने के लिए। हम्म। बिटकॉइन में जो है वो इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कुछ हो रहा है और असल में इसका मकसद और मतलब क्या होता है, ये जानेंगे। हमें एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो एंटिटीज के सीनियर सहाफ़ी अली रेहान, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अहमद को अभी अभी पता चला कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक बिटकॉइन की जो है वो कितने वर्थ का होता है, कितने रुपीस का होता है। तो ये बिटकॉइन क्या भला है, या क्या वाकई बिटकॉइन पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों की जो किस्मत है वो बदलने वाला है और हम डिजिटल करेंसी के बेताज बादशाह बनने वाले हैं? वालेकुम अस्सलाम नीलम और अहमद, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने अपने इस्लाम चैनल से मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर सकें। तो बिटकॉइन की जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बात करें तो एक बिटकॉइन कुछ 3.5 करोड़ रुपए का है इस वक्त मौजूदा। और उसकी आलमी मार्केट के हवाले से बात करें तो डॉलर्स में 123 1,23,000 डॉलर तक वो आज उसकी प्राइस थी। इस वक्त है शायद 1,20,000 या 21,000 के आसपास होगा। तो ये वो बिटकॉइन है कि साल पहले अगर आप इसकी प्राइस देखें या 2 साल पहले, या जब मैंने क्रिप्टो के स्फीयर में यूट्यूब के ऊपर अपना काम शुरू किया था, तो उस वक्त ये 15,000 पे भी गया था। $15,000 पर। $15,000 का मतलब ये था कि पाकिस्तानी उस वक्त एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के कुछ 35-40 लाख रुपए बनते थे। तो जिन लोगों ने अगर उस दौर में एक बिटकॉइन भी खरीदा होगा, मतलब 35-40 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में, तो एक अच्छा लाहौर की सोसाइटी में कोई अच्छा प्लॉट नहीं मिलता, घर तो दूर की बात। तो इस वक्त वो बंदा 3.5 करोड़ रुपए का मालिक होगा। तो ये सारा सफर तो बिटकॉइन का है जो वो अपना मुसलसल तय कर रहा है। तो बाकी आपने कहा कि जैसे आपको क्रिप्टो का कुछ पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो के बारे में लोग यही समझते हैं कि शायद एकदम से बहुत अमीर हो जाएंगे क्रिप्टो की वजह से। तो मैं अक्सर क्रिप्टो के बारे में मुझसे जो आम बंदे पूछते हैं, तो उसके आम लोगों का पर्सपेक्टिव भी यही है। तो मैंने कहता हूँ कहा यार ये बिल्कुल फ्रॉड है। और कुछ लोग जैसे वो शरई वाले से भी पूछते हैं कि ये शरई तौर पे हलाल है या हराम है, तो उन्हें भी मैं कहता तो भाई इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मैं मजहबी आलम नहीं हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक अपना सफर होता है। टेक्नोलॉजी का एक अपना सफर है। जिस तरीके से इस वक्त हम आप लंदन में बैठे हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, इस पर बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं बगैर किसी इंटरप्शन के, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम यहाँ तक पहुंचे। वरना हमारे ज़माने में या हमारे से पहले वालों के ज़माने में एक लैंडलाइन पीटीसीएल फ़ोन होता था, जिस पर एक से दूसरे शहर में भी कॉल मिलाने के लिए पहले एक्सचेंज पे कॉल करनी पड़ती थी, बुक करवानी पड़ती थी, फिर वो लाइन मिलती थी, फिर आपको टेलीफोन पर अपने अजीज़ वफ़ारत से बात करनी होती थी। तो खैर, ये टेक्नोलॉजी का एक सफ़र है जो हमने यहाँ तक आते हुए देखा है। अब इसी की अगर बात करें तो हमने लाइनों में लग के लोगों को बिल जमा कराते भी देखा है, चाहे वो बिजली, पानी, गैस के बिल होते थे। लेकिन अब कोई बंदा लाइन में लग के बिल जमा नहीं करवा रहा होता, तो सब ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सहूलत मौजूद है। लेकिन अब इससे आगे जो टेक्नोलॉजी का सफर है, जो मालियाती लेन देन के हवाले से, वो ये डिजिटल करेंसीज हैं। डिजिटल करेंसीज इस सूरत में, जैसे नीलम ने बात की कि शायद बिटकॉइन अगर पास हो तो उसके जरिए वो कुछ खरीद सकेंगे। तो मैं नीलम आपको ये बता दूं कि आप तो लंदन में बैठे हैं, आप लोग आराम से बेतहाशा चीजें खरीद और बेच सकती हैं क्रिप्टो के जरिए। इवन कि यहाँ पाकिस्तान में बैठे भी इस वक्त बस जिस तरीके से हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चलता है, जो वीजा पावर्ड हो या जो भी मसलन इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उस तरह के कार्ड्स क्रिप्टो मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने कार्ड्स अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मसलन वो जैसे आपका एक एटीएम कार्ड है या कोई क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर आपका वीजा का अगर लोगो है, तो वो वीजा का कार्ड आपका दुनिया में जहाँ जहाँ वीजा सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे चल सकता है। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी जो वीजा पावर्ड अगर है, ये कोई भी मिसाल में वीजा किस लिए दे रहा हूँ, एक सिंपल है जिसके बारे में सबको पता है। तो अगर वो कार्ड आपके पास और आपके उसमें कार्ड में डिजिटल करेंसी कोई भी है जो वो प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है, तो आप उसके जरिए कोई भी छोटी बड़ी चीज खरीद भी सकती हैं, बेच भी सकती है। बेच तो खैर नहीं, लेकिन खरीद सकती है। हाँ, उसमें एक एक चीज ये होगी कि क्रिप्टो की कीमतें ऊपर नीचे बहुत तेजी से होती हैं। तो हो सकता है कि आपने अपने $100 की क्रिप्टो जो ली हो, तो वो $50 की रह जाए, तो आपको जाके कोई चीज कम में खरीदनी पड़ रही हो, या वो $100 आपके 1000 भी हो सकते हैं।
तो ये चक्कर तो चलता है। अच्छा अली, बिल्कुल आपने डिटेल में हमें इस हवाले से समझाया। जो एक कॉन्सेप्ट था ना, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, तो शायद लोगों का कुछ एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है कि ये कोई शजर ममनुआ नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो अमूमन यही सुनने में आता था कि शायद कोई गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए जो है क्रिप्टो का इस्तेमाल होता है, और क्रिप्टो को रखना जो है ये बहुत कोई बुरी बात है, और पता नहीं आप के साथ क्या कर देगी गवर्नमेंट। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं और दुनिया के दीगर कुछ ममालिक में भी, और ख़ुद जब से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, तो ख़ुद उनका भी नाम लिया जाता है क्रिप्टो के हवाले से भी, जहां उनके दीगर बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो ये लोगों के जहनों से अब चीज़ उनको समझ आ रही है, जैसे आपने हमें डिटेल में समझाया कि ये उसी तरह की एक डिजिटल करेंसी है, जिस तरह से हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। कैश जो है आपको अमूमन बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब कुछ जो है वो डिजिटल करेंसी में ही आपके पास मौजूद होता है। तो ये उसी की किस्म है। तो इसी तरह से है, या अभी भी कुछ इसमें इबहाम है जो समझते हुए, जो लोगों को एतमाद दिलाते हुए थोड़ा वक्त लगेगा? अहमद की बात में मैं एक बात ऐड कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि लोग ये समझते थे कि पता नहीं गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेगी, कोई इलीगल एक्टिविटी लोग समझते थे। गवर्नमेंट से ही नहीं डरते थे, आपस में भी हम एक दूसरे को बड़ा अजीबो गरीब नजरों से देखते थे, शक की निगाह से कि पता नहीं ये क्रिप्टो के चक्रों में पड़ गए हैं, बिटकॉइन के चक्रों, इनका कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज इनकी ठीक नहीं लग रही, इनको अपनी ना कंपनी बदलनी चाहिए। तो हम सब भी इसको बड़ा शक की निगाह से देख रहे थे। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक बात की। अहमद ने भी जो बात की, जैसे ट्रंप की मिसाल दी आपने कि ट्रंप जब पहले सदर थे पिछले टर्म में, तो तब वो भी क्रिप्टो को फ्रॉड कहते थे और फ्रॉड समझते थे। लेकिन अब उन्होंने भी अपनी कंपनी बदल लिया, तो अब वो क्रिप्टो को बहुत अच्छा समझते हैं। उन्होंने पूरी जो अपनी इलेक्शन कैंपेन की, उसमें भी ट्रंप ने भाई यही नारा लगाया कि मैं ही क्रिप्टो को बचाऊंगा, मैं अमेरिका को क्रिप्टो का हब बनाऊंगा, और ये इसको हम अपने डिजिटल पावर को लेकर चलेंगे। अच्छा, इस सारे वो थे उनके इंतखाबी नारे। लेकिन इलेक्शन जीत कर आने के बाद जो उन्होंने बड़ी बातें की, उनमें से एक सबसे अहम बात थी कि वो बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे। अब यूएस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब ये है कि जैसे वहाँ पे वो अपना सोना, वो जो उनका वो बड़ा मशहूर फोर्ट कौन सा है, फोर्ट नॉक्स में रखते हैं, तो वहाँ पे सोना और तेल के साथ अब उनका डिजिटल जो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, उसमें शामिल होगा बिटकॉइन। अच्छा, ये वो चीज़ थी जिसने बेशुमार लोगों का, हुकूमतों का, जो पूरी दुनिया की हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से खास तौर पर चेंज किया। अब पाकिस्तान में बेशक हम बड़े पसमानदा और बड़े थर्ड वर्ल्ड किस्म के कंट्री हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया। इन्होंने इस मामले में एक इनिशिएटिव लिया कि एक बात होती है कि आप किसी जगह पर अर्ली पहुँच जाएँ, किसी भी टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट कर लें। तो उन्होंने अब भी, बेशक हम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें देर भी नहीं हुई। हम टाइमली इस करेंसी को या इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की तरफ जा रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर अमेरिका अपने बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रख सकता है, तो हम भी बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये बड़ी मजेदार बात है कि आज अगर बिटकॉइन एक 1,20,000 अमेरिकी डॉलर का है, तो कल को ये 1.5 लाख डॉलर का भी हो सकता है, कल को ये 2 लाख डॉलर का भी हो सकता है। तो अगर मौजूदा प्राइस पे खरीदे हैं, तो ये आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व को ऊपर उसी तरह से बढ़ा सकता है। लेकिन अब क्रिप्टो की मार्केट का मसला ये है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, कि आपने अपना कोई क्रिप्टो का डिजिटल कार्ड अपने पास रखा है और आपने $100 की कुछ क्रिप्टो रखी है या 100 पाउंड की कुछ क्रिप्टो उसमें रखी है, लेकिन इनकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, बाकी आम मार्केट्स की तरह नहीं होती। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट्स को देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट 1% नीचे गिरे तो मार्केटों में भूचाल मच जाता है, 2% नीचे गिरे तो मार्केटों में ऊपर नीचे लोग होना शुरू हो जाते हैं, 3% गिरे तो लोगों को शायद वो गश पड़ना शुरू हो जाती है कि मार्केट हमारी पता नहीं क्या होगी। लेकिन हम जो क्रिप्टो के लोग हैं, वो अगर एक दिन में मार्केट 5%, 10% हुई गिर जाए, तो हम लोग स्कूल से बैठे उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। बाद लोग तो ये कह रहे होते हैं कि यार ये बाय द डे, कि ये नीचे आई है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मजीद इसमें एंट्री ले सकें। तो क्रिप्टो में जो मुसलसल लोग इन्वॉल्व हैं, जो इस चीज़ों को मुसलसल देख रहे हैं, वो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अब खाली जैसे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी ऐड कर दूं कि ये खाली लेन-देन की हद तक महदूद नहीं है। ये बेशक हमारा एक बड़ा मॉनेटरी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करते हैं, लेकिन अगर दूसरे नज़र से देखा जाए तो ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स एग्ज़िस्ट करती हैं। बैंक्स भी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ऐसी क्या चीज़ है जो इसको पॉपुलर बनाती है, बिटकॉइन को या बाकी क्रिप्टो को? तो उसमें बुनियादी चीज़, उसका सबसे बड़ी चीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करना है। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को आसान अल्फाज में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि तकसीम शुदा खाते कह लें, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, कि ऐसे खाते जो किसी एक जगह पे नहीं पड़े हुए, मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं।
अब इन खातों की मिसाल यूँ ले लें कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स होते हैं। जैसे कोई भी करेंसी है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो यूके ब्रिटिश पाउंड है, या चाहे पाकिस्तानी रुपया है, तो उनको सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल बैंक इशू करते हैं, और सेंट्रल बैंक की वजह से वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नोट ज़्यादा छापते हैं, इन्फ्लेशन, वो सारा मसाइल का शिकार हो रही थी जो भी करेंसी किसी भी मुल्क में हम रह रहे हैं। लेकिन अब बिटकॉइन है या बाकी जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी कोई सेंट्रलाइज्ड इशूइंग अथॉरिटी नहीं होती। जैसे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है उनके पीछे उनको इशू करने वाला, इसी तरीके से वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को कंट्रोल नहीं कर रही होती कि जी हमने अपनी डेट सीलिंग ऊपर बढ़ानी है तो हम ज़्यादा डॉलर छाप लेंगे, या पाकिस्तानी हुकूमत जो है ज़्यादा रुपया छाप लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन की एक फाइनाइट नंबर है। इसी तरीके से बाकी जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज है उनका भी हर एक अपना अपना मैकेनिज्म है, और वो अपने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं। अब जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक तो इनका पेमेंट का मोड जो है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करता। मसलन मैं अगर आपको लंदन में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या लंदन से आप मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना चाहे, तो हमारी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होंगे। आप वहाँ लंदन के किसी बैंक से भेजेंगे, तो यहाँ पे हमारे सेंट्रल बैंक के जरिए क्लियर होकर मेरे तक कोई ट्रांजैक्शन पहुँचेगी। लेकिन क्रिप्टो में यहाँ पर बैठा बंदा लंदन या दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में बैठे बंदे को डायरेक्ट वो पेमेंट कर सकता है, या डायरेक्ट कोई भी फंड भेज सकता है या रिसीव कर सकता है। अच्छा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो एक ये चीज़ इसको लेन देन को लोगों को आसान बनाती है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ कि इसमें लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत शफाफ है। अब बैंकों के जो खाते हैं उनमें कोई भी बंदा, मेरे जैसा कोई अगर बेईमान बंदा आ जाए, तो वो हो सकता है कि कभी उसका ईमान गड़बड़ा जाए, तो वो खाते में 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे कर दे। लेकिन जो ब्लॉक चेन के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये हर ट्रांजैक्शन चेन के ऊपर रिकॉर्ड होती है, और उसको कोई एक सिस्टम नहीं, जो उस ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो वो जब वेरीफाइकेशन होती है तो तब वो ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होती है, और वो सबके लिए विजिबल होती है, तमाम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसी वजह से बिटकॉइन ने सबसे पहले अपने आप को मंगवाया। बिटकॉइन का जो जेनेसिस ब्लॉक था, जो पहले ट्रांजैक्शन का ब्लॉक था, उस वक्त से लेकर अब तक के जो जितने भी ब्लॉक उसके ऊपर जनरेट हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, वो ऑन चेन मौजूद है। ऑन चेन कोई भी बंदा जाकर उसको देख सकता है कि ट्रांजैक्शन हैश क्या है, किस वॉलेट से किस वॉलेट में जा रही है। अब ये एनोनिमिटी भी फराहम करता है कि कोई बंदे को किसी का नहीं पता चलता। अब वॉलेट नंबर होता है, वॉलेट के पीछे कौन बंदा है किसी को नहीं पता होगा। तो अब यहाँ पर जो अहमद भाई ने बात की थी, उसका भी सवाल का जवाब आ जाता है कि जो लोग सवाल उठाते थे कि इससे कोई सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं, कोई 2 नंबरी मालियाती फ्रॉड हो सकता है, या कोई टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, या कोई और बखेड़ा हो सकता है, तो अब मैं यहाँ पर इसका जवाब यूँ दूंगा कि ये बिटकॉइन में पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में एक नेगेटिव कैंपेन थी जो मुसलसल काफ़ी अरसे से चल रही थी। ये वही लोग चल रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग निज़ाम को चला रहे थे, और वो नहीं चाहते कि कोई नया निज़ाम आकर उनको चैलेंज करे। अब यहाँ पर मिसाल मैं जो देना चाह रहा था वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो कबल मसीह से हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की टर्म ही देख लें कितनी पुरानी है, पोंजी स्कीमें भी देख लें कितनी पुरानी है। डबल शाह जैसे लोग जो हर मुआशरे में हर जगह पे मौजूद होते हैं, हर मालियाती निज़ाम में मौजूद होते हैं। और टेररिज्म की तारीख भी कितनी पुरानी है, और टेरर फाइनेंसिंग की तारीख भी कितनी पुरानी है। तो इस डिजिटल करेंसीज के निज़ाम को आए हुए अभी 15-16 साल अगर हो गए, तो इसने अकेले ने आके पूरी दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं करती। और यही वो चीज़ थी, यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा, जब मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा था, तो बिलाल बिन साकिब जो हैं, उन्होंने जब लास्ट टाइम बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का जो चेहरा पेश किया था वो बड़ा ज़बरदस्त पेश किया था। उन्होंने कहा कि यार देखें, हम लोग तमाम मसाइल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा था, हमने उससे निकल के यहाँ तक आए हैं। इसका मतलब है कि हमने FATF की कंप्लाइंसेस पूरी की हैं, और हमारे नौजवानों के अंदर और हमारी गवर्नमेंट के अंदर और हमारी अवाम के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने टेररिज्म देखा है, हमने सियासी मसाइल देखे हैं, तो लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम पैसे पुश डालकर हम आगे की तरफ, एक राज की तरफ चलना चाहते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस गवर्नमेंट के एंड पे भी। और गवर्नमेंट ने पहले पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई, फिर उसके बाद अब पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी है, जो इस तमाम निज़ाम को देखेगी। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन हम बहुत सारे अच्छे कदम उठाते हैं, हम मुआहदे भी बहुत करते हैं, लेकिन हम फिर उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँच जाते, और अपने अपने इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं ऊपर जो अथॉरिटीज़ के लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पर या मैसेज तक उसके जो सम्राट है वो नहीं पहुँचते। क्या ये ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकता है? क्या ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे आम पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं? और क्या पाकिस्तान इसका जो पोटेंशियल है उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की सलाहियत, कैपेबिलिटी या प्लानिंग रखता है?
अच्छा नीलम, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं सियासी वाबस्तगियों से, सियासी नारों से बालातर होकर के बात करूंगा, क्योंकि मैं सियासी तौर पर कभी किसी को खुद से किसी से अटैच नहीं कर सकता जब मैं प्रोफेशनल काम करता हूँ। बेशक चाहे मेरा कोई सियासी नजरिया या कोई भी नजरिया अपनी जगह रखता हूँ। अब इसकी मिसाल मैं पहले ये देना चाहता हूँ कि आपको अगर याद हो तो शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो उन्होंने एक लैपटॉप स्कीम शुरू की थी। अच्छा, अब लैपटॉप स्कीम जब शुरू की तो उन्होंने ऐसे नौजवानों को लैपटॉप भी दिए जो हकदार थे। अब एक लैपटॉप लेना पाकिस्तानी मुआशरे में, और एक ऐसी फैमिली के मसला हमारे पास ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिनके लिए स्कूल कॉलेज की फीस को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को पढ़ाना, किताबों का खर्चा, ट्यूशन, बाकी ट्रांसपोर्टेशन, बाकी बच्चों को देखना, पूरा घर चलाना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया लैपटॉप की। अब लैपटॉप का इस्तेमाल अच्छा और बुरा हर जगह पे था, वो सियासी प्रमोशन भी अपनी जगह थी, लेकिन जिन लोगों ने उन लैपटॉप को अच्छे तरीके से यूज किए अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल और एजुकेशनल के लिए, तो वो लोग आगे तरक्की करके पहुंचे। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है मौजूदा निजाम की। तो ये जो पाकिस्तान ने वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की है, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। ये बुनियादी तौर पर सबसे पहला जो जरूरी काम है वो करेगी लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग होगी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की। अब क्रिप्टो में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो होते हैं जो आपको मरकजी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, जहाँ पर आप जाकर साइन अप होकर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर अपने पैसों के जरिए कोई भी डिजिटल एसेट्स खरीद और बेच सकते हैं। उसकी मिसाल जैसे दे देता हूँ बाइनेंस की। अच्छा, बाइनेंस की मिसाल इसलिए कि पाकिस्तान में उम्मीद यही है कि बाइनेंस सबसे पहले रजिस्टर होने वाली एक्सचेंज होगी, क्योंकि बाइनेंस के जो सीईओ हैं, साबिक सीईओ, फॉर्मर सीईओ, सीजेड बाइनेंस, चेंग पेंग डॉ, वो पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के एडवाइजर भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट भी किया था। अच्छा, अब उस दिन जब उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और बिलाल बिन साकोर इनके साथ बैठ कर वो साइनिंग सेरेमनी अपनी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो दी थी वो बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो 60% मौजूदा आबादी जो है उसका 60% हिस्सा नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। अब नौजवानों से मुराद वो लेते हैं कि जो मसलन 20 या 25 ईयर से लेकर 45 ईयर के एज ग्रुप में हो। ये वो लोग होते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या उनको आगे लेकर बढ़ने के चांसेस उनके पास ज्यादा होते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये लाइसेंसिंग का काम करके एक्सचेंजेस को लाइसेंस देगी, जिनमें बाइनेंस के बाद दूसरी कोशिश हुकूमत की है कि वो कॉइन बेस को लाइसेंस दे। तीसरा जो काम इसका, बल्कि दूसरा जो काम इसका होगा कि वो माइनर्स जो यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं उनकी लाइसेंसिंग देखेगी। और फिर उसके बाद अगला जो काम होगा कि जो माइनिंग के ऑपरेशंस के लिए या एआई डाटा सेंटर्स के लिए जो एनर्जी हुकूमत प्लान रखती है कि सरप्लस एनर्जी जो है, जो हम बिजली यहाँ पर ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको यूटिलाइज कर सकें, तो हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है आम यूजर को पड़ रहे होते हैं। तो वो जो एक्सेसिव जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन माइनिंग डाटा सेंटर, एआई डाटा सेंटर्स की तरफ दी जाए और उनके बदले एक रेवेन्यू भी स्ट्रीम की जनरेट की जाए। तो बिल्कुल जो पेपर्स के ऊपर अच्छा प्लान है। अब आपने बात की आम आदमी तक इसका क्या फायदा होगा। आम आदमी तक फायदा यूं होगा कि देखें, पाकिस्तान में आम आदमी के पहले ही बिजनेस करने के एवेन्यूज बड़े कम होते हैं, या कारोबार करने के जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी लिमिटेड होती है। पाकिस्तान में आज आकर ये होता है कि किसी के बंदे के पास थोड़े 2-4-5 लाख हो गए तो उसको लोग मशवरा देते हैं यार प्लॉट ले लो, यहाँ पे प्लॉट ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा लोगों की समझ नहीं होती, स्टॉक में बहुत कम जा रहे होते हैं। अपना कारोबार करना, कुछ छोटी मोटी दुकान चलाना, वो भी लोगों के लिए कई दफ़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो हैं वो लोगों के पास ऑलरेडी बड़े कम होते हैं, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा जरिया है जो आपको एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन फराहम करता है। बस जैसे हम बिटकॉइन की ही बात करते हैं, बिटकॉइन अगर आज $1,20,000 का है तो इसमें कोई बंदा 10,000 या 15,000 20,000 रुपए से भी एंट्री ले सकता है। पाकिस्तानी 10-15,000 20,000 को वो अगर डॉलर में कन्वर्ट करके वो उसके जरिए बिटकॉइन का कोई 100वां 1000वां हिस्सा भी उसको मिलता तो वो लेके अपने पास रख सकते हैं। तो हर बंदा, मतलब पाकिस्तान के अक्सर अवाम ऐसा है कि वो उनके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, तो उनके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के पीछे पैसा नहीं होता कि एकदम से वो कुछ लाख 2 लाख 10 5 15 20 लाख 50 लाख लें। लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम वैसी जो महीने में अगर 5 10 15,000 20,000 एवरी मंथ निकाल सकें तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मौजूद होगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो आप कह रहे हैं कि आम बंदा किस तरीके से फायदा ले सकेगा या किसी तरीके से नहीं, तो उसमें जो उसका जवाब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है टैक्स के साथ, कि हुकूमत टैक्सेशन रजीम इसके मतलब क्या लेकर आती है, कि क्या वो जो ऑलरेडी इस स्फीयर में, क्रिप्टो के स्फीयर में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो नए लोग ऑन बोर्ड होना चाहते हैं उनके लिए क्या टैक्स में कोई नरमी देगी।
ये ना हो कि मसलन अगर कोई बंदा क्रिप्टो में 100 रुपया कमाता है तो उसमें से 60-70 रुपया अगर गवर्नमेंट टैक्स में काट लेगी तो उस बेचारे को तो फायदा कोई ना हो। तो इसके ऊपर भी बैक एंड पर गवर्नमेंट में कोई ना कोई डिस्कशन, कोई ना कोई डिबेट चल रही है, क्योंकि अभी काफी कर्सन की कानून साजी होनी बाकी है। उम्मीद और है कि यकीनन इसमें बिल्कुल कोई अभी अच्छी चीज़ इनिशियल निकलेगी। बुनियादों पे है। बहुत शुक्रिया अली, आपने डिटेल में बिल्कुल। हमें इस हवाले Very से आगाह interesting किया, और topic. यकीनन हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी हम आपसे जो क्रिप्टो में एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं और कौन सी क्रिप्टो जो है, तो उसके लिए पर्सनल हमें तो मामले पे भी वीकली ले एक सके। शो इनके साथ करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हो सकता है यकीनी तौर पे। हम भी एक प्लॉट लेने के काबिल हो जाए। प्लॉट तो चले नहीं लिया, तो क्रिप्टो ही लेके तो उसमें एंटर हो जाए। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच।